Hello everyone, this is Riddhi Dubey and in this video we are going to study about the overtaking side distance। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है और इसको डिज़ाइन करने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी व्हीकल्स होती हैं वो अलग अलग स्पीड से चलती हैं। जब भी किसी भी हम लोग हाईवे से जाते हैं तो हर व्हीकल जो है वो सेम स्पीड से नहीं चलती। अगर वो व्हीकल्स सारी की सारी व्हीकल सेम स्पीड पे चलती तो ओवरटेकिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन ये एक आइडियल केस है और ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है कि सारे व्हीकल सेम स्पीड से चलें। सब अलग अलग स्पीड से चलती हैं और उनकी टेंडेंसी होती है एक दूसरे को ओवरटेक करने का, राइट। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि एक्चुअली में OSD की डेफिनेशन क्या है। तो OSD जो है वो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है जो कि एक ड्राइवर जो है वो ओवरटेक कर पाता है अपने से स्लोअर व्हीकल को जो कि उसके आगे चल रही होती है और वो उसको बिल्कुल सेफली ओवरटेक करता है। लेकिन उसके तहत उसको क्या क्या देखना होगा, जैसे अगर आप किसी व्हीकल को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको ये साथ में देखना होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन से भी कोई व्हीकल ना आ रही हो। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जो कि ड्राइवर के विज़न में हो और वो अपने से स्लोअर व्हीकल को ओवरटेक कर रहा हो अपने से आगे वाले को विदाउट एनी कोलिजन एंड विदाउट एनी कोलिजन विद जो आपके सामने ट्रैफिक आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन से उसके। तो ये जो होता है हमारा, इसको हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है। तो जो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो ये स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा ओवरटेकिंग हम व्हीकल्स होते हैं, हम लोग 3 व्हीकल को लेके चलते हैं। एक हमारा होता है ओवरटेकिंग व्हीकल, दूसरा है ओवरटेकन व्हीकल और तीसरा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल, राइट। तो जिससे जो हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल होता है, ओवरटेकिंग व्हीकल का मतलब ये हुआ कि जिसको हम लोग जो व्हीकल ओवरटेक कर रही है। तो सपोज़ हम यहाँ पर 3 व्हीकल लेते हैं, एक व्हीकल लेते हैं A, एक लेते हैं B और एक लेते हैं C, राइट। तो A जो है हमारा, A जो है वो व्हीकल है जो ओवरटेक करना चाह रहा है, यानी कि वो ओवरटेकिंग व्हीकल है जो ओवरटेक कर रहा है। B इज़ ओवरटेकन व्हीकल जिसको ओवरटेक किया जा रहा है एंड C इज़ जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल है उसको हम लोग उसको हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल। तो ये जो 3 व्हीकल होते हैं इन तीनों की स्पीड पे डिपेंड करेगा। क्योंकि सपोज़ अगर आप जा रहे हो, सपोज़ आप A व्हीकल के अंदर आप बैठे हुए हो और A व्हीकल से आप जा रहे हो, आप B को ओवरटेक करना चाहते हो क्योंकि B आपके आगे चल रही है। और सपोज़ किसी एक पॉइंट पे आपको लगता है कि B की स्पीड कम है और आप अपनी स्पीड को बढ़ा के आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं। तो सेम टाइम पे आपको जो B की स्पीड होगी उस B की स्पीड को भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही साथ आप अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे व्हीकल्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तक आप B को ओवरटेक करो तब तक जो अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रही है वो आपके सामने आ जाए बिल्कुल और कोलिजन हो जाए। तो ये जो हमारी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगी वो A, B और C तीनों के स्पीड पर डिपेंड करेगी, राइट। उसके बाद ये डिपेंड करती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकिंग व्हीकल। जो हमारी ओवरटेकिंग व्हीकल यानी कि व्हीकल A की स्पीड पे और ओवरटेकन व्हीकल यानी कि जिसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं उसकी स्पीड पे, दोनों पे डिपेंड करेगा, राइट। उसके बाद से स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, जो भी हमारा रिएक्शन स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होगा, यानी कि उस पर जो पूरी तरीके से ड्राइवर की स्किल पे डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ही स्किल्ड ड्राइवर होगा उतना ही जो रिएक्शन टाइम होगा वो उतना ही कम लगेगा, राइट। तो स्किल, ड्राइवर की स्किल पे ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद से जो हमारा जब भी हम ऐसा कि देखते हैं कि सपोज़ अगर हम ओवरटेकिंग व्हीकल है, मतलब ओवरटेकिंग व्हीकल अगर हम उस व्हीकल में हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सपोज़ आप व्हीकल A में हो जो कि एक ओवरटेकिंग व्हीकल है, तो जब भी आप ओवरटेक करोगे तो आप अपने एक्सेलरेशन को बढ़ाओगे तो वो जो हमारा रेट ऑफ एक्सेलरेशन होगा वो उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। और उसके बाद से ग्रेडेशन ऑफ रोड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे हमारा जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है, राइट। तो ये हमारे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड करता है, राइट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किस तरीके से ऑपरेट करता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहली बात तो इसको हम लोगों ने 2 डिस्टेंस में डिवाइड किया है, D1, D2 एंड D3। जो हमारा OSD होता है यानी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, वो ये D1 + D2 + D3 इन पे डिपेंड करेगा, राइट।
तो अब जैसे सपोज़ मान के चलते हैं हम, यहाँ पर हमने एक व्हीकल लिया हुआ है और वो व्हीकल है हमारा, ये सपोज़ ये व्हीकल है ए, ये व्हीकल है बी और ये हमारी जो व्हीकल है वो है सी, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो हमारी ए व्हीकल है और ये जो हमारी बी व्हीकल है, अगर ए जो है वो बी को ओवरटेक करना चाह रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे जो ड्राइवर है उसको ये लगता है कि उसको जो हमारी व्हीकल है उसको बी को ओवरटेक करना है, ठीक है। अगर वो बी को ओवरटेक करना चाहती है तो अब उसको किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो ये सोचेगा कि जब तक वो ये सोचेगा कि उसे व्हीकल बी को ओवरटेक करना है तब तक वो कुछ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर चुका होगा। अब सपोज़ वो यहाँ पर आया और तब तक जो व्हीकल है बी वो यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब वो यहाँ पर इस पॉइंट पे आके व्हीकल ए जो है वो उसको ओवरटेक कर रहा है। अब ओवरटेक करने के लिए उसने क्या किया, अपने लेन को चेंज किया। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ज़रूरी हो जाएगा कि जिस लेन पे वो जा रहा है उस लेन पे कोई व्हीकल ना हो, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे व्हीकल का लेन है। अगर ये इस वक्त में, अगर सपोज़ यहाँ पर कोई व्हीकल होता इस लेन पर, ऑपोजिट लेन पर अगर कोई व्हीकल यहाँ पे होता तो इसका ये कोलिजन हो जाता है। तो इस वजह से व्हीकल ए को इस बात को बहुत ध्यान में रखना होगा कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल है वो उस दौरान वहाँ पर ना आए, वो जो लेन हो वो बिल्कुल खाली हो। तो ये जो व्हीकल है हमारा वो यहाँ से अपने लेन को इसने चेंज किया और लेन को चेंज करके यहाँ पे आगे बढ़ गया और इसने ओवरटेक कर लिया। अब जब तक कि ये यहाँ पर था तो व्हीकल बी जो थी वो यहाँ पे पहुँच गई, और जब तक इसने व्हीकल बी को ओवरटेक किया तो अब ये जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन अगर हम थर्ड कंडीशन पे देखें कि अगर जो व्हीकल ए है वो जब यहाँ पे पहुँची तो व्हीकल बी यहाँ पर है, राइट। अब उसी डायरेक्शन में आप ये देख सकते हो कि जितना टाइम लगा व्हीकल ए को यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जाने में, उतने में जो व्हीकल सी है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट। तो ये हमारा पूरा टोटल डिस्टेंस हो गया। तो ये जो हो गया हमारा हो गया D1 प्लस D2 प्लस D3, D1 D2 एंड D3, ये टोटल डिस्टेंस हो गई जिसको हम लोग OSD के बराबर कैलकुलेट करते हैं, राइट। एक तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पर जो है हमारा एक S जो है वो स्पेसिंग को बताता है कि दो व्हीकल्स में जो स्पेस हेडवे है, जो स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग हम लोग कैसे नापते हैं, तो स्पेसिंग हम लोग ऐसे नापेंगे कि जो भी हमारा व्हीकल का हेडलाइट होगा, एक व्हीकल के हेडलाइट से दूसरे व्हीकल के हेडलाइट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिंग, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल s से, राइट। और दोनों व्हीकल के बीच की दूरी को ये स्मॉल d से डिनोट किया है। लेकिन अगर हम यही टोटल OSD निकालेंगे तो टोटल OSD हमारा D1 प्लस D2 प्लस D3 होगा। तो अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि D1, D2 और D3 की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट D1, D2 एंड D3 की वैल्यू गिवन नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, D1, D2 एंड D3, ठीक। अब क्या बोलता है कि D1 इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ओवरटेकिंग व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम T ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम पोजीशन A1 टू A2। ये हमारी पोजीशन A1 है और ये हमारी पोजीशन A2 है। तो D1 जो है वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, और वो भी कौन से व्हीकल का, ओवरटेकिंग व्हीकल का, यानी कि जो व्हीकल ओवरटेक कर रही है उसके द्वारा वो डिस्टेंस ट्रैवल होगा, उतना डिस्टेंस होगा, राइट, जितना कि ड्राइवर ने रिएक्शन टाइम सेट करने में लगाया है। जैसे जब ड्राइवर जो है वो जब ये सोचता है कि उसको ओवरटेक करना है, उस दौरान उसने जितना मूवमेंट कर दिया कि सोचने में, जो उसने रिएक्शन लेने में जितना, जब तक वो अपना रिएक्शन लिया तब तक वो कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका था। तो वो पोजीशन जो है वो हमारी A1 से A2 तक की है। तो A1 से A2 तक की डिस्टेंस जो है उसको इसने D1 से डिनोट किया है, राइट। तो ये हमारी D1 हो गई। D2, अब D2 क्या है, D2 इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय व्हीकल A फ्रॉम A2 टू A3, राइट। अब ये हमारी A1 पोजीशन है, ये A2 पोजीशन है और ये हमारी पोजीशन हो गई A3। तो ये जो D2 डिस्टेंस है वो A2 से लेके A3 तक की डिस्टेंस है, A2 से A3 तक की डिस्टेंस, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन, एक्चुअली देखा जाए तो ओवरटेक तो वो इसी टाइम इसी डिस्टेंस में किया है, ठीक है। वो अलग बात है कि इसके पहले उसने जो रिएक्शन टाइम में कुछ अपना डिस्टेंस गवा दिया, बट एक्चुअल ओवरटेकिंग तो हमारा ये D2 है। तो ये D2 में जितना उसने टाइम लिया उस टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल T से, राइट। तो ये जो हमारा कैपिटल T है वो हमारा टाइम है, एक्चुअल टाइम है जिसमें ओवरटेकिंग ऑपरेशन हुआ है, राइट।
अब देखते हैं हम D3। तो D3 क्या है? D3 जो है वो हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल का डिस्टेंस है। जैसे कि मान लीजिए जब इसने यहाँ पर D3 जो है, जब हमारा व्हीकल A2 से A3 पोजीशन में गया, जो हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल है A2 से A3 में गया, तब तक जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल है वो C2 से C1 पे आ गया। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमारा कैपिटल T ही सेकंड में, राइट? ज़रूर, ये तो बिल्कुल भी जाहिर बात है कि इसको अगर ट्रैवल करने में कैपिटल T सेकंड लगा है, तो कैपिटल T टाइम में ही जितना ये यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कवर कर लेगा, वही हमारी डिस्टेंस D3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसका एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो राइट, ये क्लियर है ना कि D1, D2 एंड D3 कौन कौन से डिस्टेंस हो गई। D1 डिस्टेंस जो हमारा ड्राइवर रिएक्शन टाइम लेता है, उस दौरान उसने जितना मूवमेंट कर लिया वो हमारी D1 डिस्टेंस हो गई। D2 डिस्टेंस जो है वो हमारा एक्चुअल ओवरटेकिंग टाइम जो है उसका डिस्टेंस होगा। एक्चुअल टाइम कैपिटल T में व्हीकल जो है A2 से A3 पोजीशन पे गई और उस दौरान उसने अपना लेन चेंज किया और वो A2 से A3 पे गई, तो वो हमारा एक्चुअल जो ओवरटेकिंग डिस्टेंस हो जाएगा, एक्चुअल OSD हो जाएगा। और जो D3 है, D3 जो है वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल का डिस्टेंस है, जब तक कि हमारा व्हीकल A जो है ओवरटेकिंग कर रहा है। तो वो टाइम क्या है? कैपिटल T, यानी कि कैपिटल T टाइम में ही जब हमारी जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे व्हीकल C1 से C2 पे जाती है, तो वो डिस्टेंस हमारी हो जाती है D3, राइट? अब जो D1 का एक्सप्रेशन है, तो D1 जो है वो हमारा क्या है? डिस्टेंस, राइट? D1 इज़ डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होता है हम जाते हैं कि स्पीड इनटू टाइम होता है। तो D1 इज़ डिस्टेंस, और तो ये हमारा जो स्पीड है, स्पीड किसकी? अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि स्पीड किसका लेना है। तो हमें क्या होता है कि दो वैल्यू गिवन होती हैं, एक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं कैपिटल V और एक होती है VB। तो V जो स्पीड होती है वो इस व्हीकल A की स्पीड होती है, और VB जो होती है वो व्हीकल B की स्पीड होती है। लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जो पूरा ओवरटेकिंग हो रहा है, वो पूरा का पूरा ओवरटेकिंग जो है वो व्हीकल B के रिस्पेक्ट में हो रहा है। व्हीकल B का मोमेंट जो है वो पूरी तरीके से कंसीडर होता है, क्योंकि ओवरटेक व्हीकल A व्हीकल B को कर रही है। क्यों? क्योंकि व्हीकल B की स्पीड कम है। तो इसलिए जो डिस्टेंस चला है D1 व्हीकल A, वो जो हमारा जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर आपका वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और टाइम कौन सा टाइम? रिएक्शन टाइम, क्योंकि यहाँ पर जो ड्राइवर है वो रिएक्शन लेने में जितना उसने टाइम लॉस किया है वो टाइम कंसीडर करेंगे। और स्पीड किसकी? स्पीड जो हमारी व्हीकल B जिसको ओवरटेक कर रहे हैं उसकी स्पीड, यानी कि D1 का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास VB इंटू T, राइट? VB इंटू T, वेयर VB इज़ द स्पीड ऑफ व्हीकल B एंड स्मॉल t इज़ रिएक्शन टाइम, राइट? तो ये हमने D1 डिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया। अब हम देखते हैं D2 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो D2 की जो वैल्यू है, D2 की वैल्यू सबसे पहले तो D2 हम लोग देख लेते हैं। जो D2 है वो हमारा ये D नहीं है, ये B है। तो जो हमारा D2 डिस्टेंस होगा, तो अगर हम देखें D2 डिस्टेंस को, तो हम लोग सिंपली जो ये डिस्टेंस बता रहा है D2, वो हो जाएगा हमारा B + 2S। ये अगर B है और ये अगर S है और ये अगर S है, तो ये सिंपली B + 2S हो जाएगा, राइट? अब हमें वैल्यू निकालनी है B की और S की, कि B और S क्या होगा, क्योंकि D2 हमने B + 2S ले लिया, वो तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस देखा वो ले लिया, लेकिन एक्चुअली में ये S और B क्या है। तो अब हम S और B को निकालने का फॉर्मूला निकालते हैं कि हम S और B को कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, S की वैल्यू देखते हैं कि S क्या है। तो S जो है, जैसा कि मैंने बताया था, स्पेसिंग है। तो स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है हमारे पास 0.7 VB + 6, ठीक है? ये स्पेसिंग को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। और ये जो 6 होता है, ये हमारा जो एक्सियल लेंथ होता है, वो एक्सियल लेंथ हम 6 मीटर मान के चलते हैं, राइट? तो उसी को हम लोग स्पेसिंग के फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। S = 0.7 VB + 6, ठीक है? ये हमारी S की वैल्यू हो गई। तो S की वैल्यू तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब हमारा बचता है B, राइट? B, तो B की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो B जो है वो हमारा ये डिस्टेंस B इज़ VB इंटू T, क्योंकि B भी जो है वो आपकी क्या है? डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। हमें ये इक्वेशन जो बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि
बी जो है वो जो डिस्टेंस होता है हमारा, वो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो इसी इक्वेशन का यूज़ करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको ये ध्यान रखना है कि जो हम टाइम ले रहे हैं और जो हम स्पीड ले रहे हैं वो कौन सा टाइम और कौन सी स्पीड ले रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ पे हम ध्यान रखेंगे तो हमारा सारा इक्वेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्चुअल ओवरटेकिंग जो टाइम हमने लिया था वो कैपिटल टी लिया था, तो जो हमारा एक्चुअल ओवरटेकिंग टाइम होगा वो कैपिटल टी, और जो हम स्पीड ले रहे हैं, स्पीड क्योंकि हम लोग ओवरटेक किसको कर रहे हैं, व्हीकल बी को, तो यहाँ पर जो स्पीड हमने कंसीडर किया है वो स्पीड कंसीडर हुआ है व्हीकल बी का, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे बी लिया हुआ है, बी जो है वो वी बी इंटू टी है, ठीक है। अब ये जो हमारा कैपिटल टी है, जो टाइम है, उसको निकालने का फॉर्मूला है √4s/a, √4s/a, वेयर a इज़ एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन दिया होगा, राइट। और ये जो s की वैल्यू है, स्पेसिंग जो हमने यहाँ पर निकाली है वही वैल्यू है, तो t का जो फॉर्मूला हो गया वो √4s/a वो हम यहाँ से निकालेंगे, और तब हमने ये जो d2 है, d2 की वैल्यू का, d2 का जो फॉर्मूला हमने लिखा है vb इंटू टी, क्योंकि b बराबर vb इंटू टी है प्लस 2s, और s जो हमारी स्पेसिंग है, स्पेसिंग का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूलास को क्या किया है, लिख लिया है। अब हम देखते हैं d3 की वैल्यू। तो जो अगर हम d3 की डिस्टेंस को देखें तो d3 डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल वही चीज़ है। बस अब क्योंकि हमने क्या किया था, हम यही देख रहे थे कि जो हमारा एक्चुअल टाइम t लगा ओवरटेकिंग ऑपरेशन में, जब हमारी व्हीकल यहाँ से यहाँ तक मूव की, तो उस दौरान जो हमारी व्हीकल c है, राइट, उस दौरान जो व्हीकल c है वो कहाँ से कहाँ तक आई, तो टाइम तो दोनों का बिल्कुल सेम था। इस टाइम में, एक्चुअल टाइम में व्हीकल c जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो टाइम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही कैपिटल टी हमें लेना है। अब स्पीड देखनी है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो इंडिपेंडेंट स्पीड होगी, वो बिल्कुल भी v के स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं होगी, तो जो हमें सिंपल फार्मूला v इंटू टी का लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने देखा कि कैसे जो हमारा d1, d2 एंड d3 की जो वैल्यू आई है, जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर हमको पूछेगा तो हम d1, d2 और d3 की वैल्यू को निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले से निकाल के हम लोग अल्टीमेटली लास्ट में इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, राइट। इन तीनों वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे, तो इस वैल्यू को अगर सपोज़ हमें OSD है, OSD को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो d1 + d2 + d3, जैसा कि हमने बताया आपको d1 + d2 + d3 लेना है, और d1 की जो डिस्टेंस है हमारी, d1 डिस्टेंस है vb इंटू टी, राइट, हमने पीछे निकाला हुआ है। यहाँ पे जो vb है वो स्पीड ऑफ व्हीकल b है, स्मॉल t जो है वो रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर है। उसके बाद जो d2 है वो हमारा vb इंटू टी प्लस 2s है, ठीक है, vb इंटू टी प्लस 2s जो हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये जो vb है वो हमारा व्हीकल की स्पीड है, यानी कौन से व्हीकल की, बी व्हीकल की, और बी व्हीकल कौन सी है, जिसको हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं, यानी कि ओवरटेकन व्हीकल, तो वो हमारी vb हो गई। तो vb इंटू कैपिटल टी जो है वो हमारा एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन के दौरान जो एक्चुअल टाइम है वो हमारा कैपिटल टी है, और 2s जो है वो स्पेसिंग है, जैसा कि हम जानते हैं। d3 की जो वैल्यू है वो है आपकी v इंटू कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज़ वही आपका जो एक्चुअल ओवरटेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने में जो टाइम लगा है कैपिटल टी से, जिसको डिनोट करें, एंड v इज़ वेलोसिटी। तो ये हमने यहाँ पे OSD का जो डेफिनीशन, OSD का जो फॉर्मूला देखा है वो यही हमारा मेन फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, राइट, ये हमारा मेन फार्मूला है। अब हम ये देखते हैं कि ओवरटेकिंग जो है, ओवरटेकिंग जब हम लोग करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक होती है मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग और एक होती है डिज़ायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग, राइट। तो हम ये देखेंगे कि मिनिमम और डिज़ायरेबल लेंथ क्या होती है। तो जो हमारी मिनिमम लेंथ होती है, मिनिमम लेंथ यानी कि मिनिमम हमें कितना डिस्टेंस चाहिए जो कि ओवरटेकिंग के लिए सेफ़ माना जाएगा, तो वो हमारा मिनिमम लेंथ होता है 3 OSD के बराबर, ठीक है। इसको हमको बिल्कुल नोट की तरह याद रखना है कि 3 OSD के बराबर मिनिमम होती है, और जो हमारी डिज़ायरेबल होती है वो हमारी 5 OSD के बराबर होती है। तो जब भी हमने क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि हमसे बोलता है कि आप हमको मिनिमम और डिज़ायरेबल जो है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बताइए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो OSD का फॉर्मूला है यहाँ से हम OSD की वैल्यू को निकालेंगे। मिनिमम के लिए 3 OSD कर देना है और डिज़ायरेबल के लिए 5 OSD, राइट।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है। अब इस न्यूमेरिकल में देखिए आपसे पूछ रहा है कि अगर द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एन ओवरटेकन व्हीकल इस आर 70 एंड 40 kmph। ओवरटेकिंग जो व्हीकल है उसकी स्पीड 70 है और जिसको ओवरटेक कर रहा है उसकी स्पीड 40 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑन अ टू वे रोड। टू वे रोड है, टू वे रोड का मतलब सीधा मतलब ये हो गया कि एक तरफ से व्हीकल जा रही है और एक तरफ से व्हीकल आ रही है। अब सपोज़ अगर यहाँ पे कोई व्हीकल है, मैं आपको बता के दिखाती हूँ। सपोज़ अगर ये हमारा रोड है और ये हमारा बीच में लेन डिवाइड है, ये हमारी व्हीकल ए है, ठीक है, और ये हमारी व्हीकल बी है, और इधर से व्हीकल आ रही है सी। ये जो ए व्हीकल है वो बी को ओवरटेक करना चाहता है, तो बी को ओवरटेक करने के लिए वो इस लेन से जाके यहाँ पर आके उसको ओवरटेक करेगा। तो ये जो हमारी ए की स्पीड है, ए की स्पीड जो है वो है हमारी 70 और बी की जो स्पीड है वो आपको दे रखा है 40, ठीक है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू उसने दे रखी है, ए की वैल्यू 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट दिस सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। हमें OSD की वैल्यू निकालनी है। फिर बोल रहे हैं कि हमें मिनिमम लेंथ ऑफ OSD बताइए, तो हमने बताया था मिनिमम लेंथ के लिए 3 OSD। और फिर बोल रहे हैं कि ड्रॉ अ नीड स्केच ऑफ ओवरटेकिंग जोन। हमें एक ओवरटेकिंग जोन का स्केच भी बनाने को बोला गया है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपली हमको क्वेश्चन में सीधा बोल रखा है कि OSD हमें निकालना है, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। OSD निकालना है तो सिंपली OSD का फॉर्मूला क्या है, D1 + D2 + D3। ये हमें पता है कि इसका फॉर्मूला D1 + D2 + D3 है। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे करने के लिए हमें D1, D2 और D3 की इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो अगर हम D1 की वैल्यू को निकालें तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है, जैसे कि हमें V की वैल्यू जो है वो दे रखा है 70, जो कि हमारा ओवरटेकिंग व्हीकल है, और VB यानी व्हीकल B की स्पीड जिसको ओवरटेक कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो 40 kmph दी हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया है, क्योंकि जो भी हमने फार्मूला रखा है उसमें कई जगहों पर मीटर पर सेकेंड है और कुछ जगहों पर kmph में वैल्यू रखनी है, राइट। तो सबसे पहले हमने अगर इसको 70 को kmph से मीटर पर सेकेंड में चेंज किया है, तो सीधा हमें करना कुछ नहीं है, 70 × 5/18 कर लीजिए। यहाँ से आपको जो वैल्यू है V की वो हमें आपको मिल जाएगी मीटर पर सेकेंड में, जो कि आ गई है आपकी 19.4 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हमने VB की वैल्यू को कैलकुलेट किया, और VB की वैल्यू है हमारी 40 kmph, और 40 को 5/18 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू आ गई हमारी 11.1 मीटर पर सेकेंड, राइट। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0.99 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो अब आते हैं हम सोल्यूशन की ओर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम D1 डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो हमारी D1 डिस्टेंस होती है वो D1 डिस्टेंस क्या होती है, तो D1 का फॉर्मूला हमने देखा था VB × T है, ठीक है, VB × T, वे T इज़ रिएक्शन टाइम, T इज़ टोटल रिएक्शन टाइम टेकन बाई ड्राइवर। ड्राइवर ने जो रिएक्शन टाइम लिया था ये सोचने के लिए जो ओवरटेकिंग वो कर रहा है उसके लिए जो उसने रिएक्शन टाइम लिया वो स्मॉल t था, और VB जो है वो स्पीड ऑफ व्हीकल था, व्हीकल B का स्पीड था, राइट। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम 1 बाय 1 वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो D1 निकालने के लिए हमने टोटल रिएक्शन टाइम यानी स्मॉल t की जो वैल्यू लेते हैं OSD के केस में वो हम लोग लेते हैं 2 सेकेंड, राइट। स्मॉल t हम 2 सेकेंड लेते हैं इन केस ऑफ OSD, और जो VB है, VB इज़ स्पीड ऑफ व्हीकल B, ठीक है। तो स्पीड ऑफ व्हीकल B जो है क्वेश्चन में हमें 11.1 हमने निकाल रखा है ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में चेंज करके, और जो हमने t है वो रिएक्शन टाइम 2 सेकेंड OSD में लेना है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा टोटल रिएक्शन टाइम इन केस ऑफ OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में 2 सेकेंड, और SSD में स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में इट्स 2.5। इस चीज़ को नहीं भूलना है बिल्कुल, ऐसा ना हो कि कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है और OSD में भी 2.5 रिएक्शन टाइम लेते हैं। नहीं, जो OSD में हम रिएक्शन टाइम लेंगे वो हमेशा 2 सेकेंड का लेंगे। तो जो D1 की वैल्यू आ गई हमारी वो 22.2 मीटर आ गई, राइट। तो इस तरीके से हमने D1 की वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, D2 की वैल्यू देखेंगे। तो D2 की वैल्यू के लिए हमें पहले तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं पहले हम उसको ध्यान में रख लेंगे। दिस इज़ कैपिटल T। सबसे पहले हमें S, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या है, S की वैल्यू को पहले फाइंड आउट करना है। हमने S निकालना है, हमें कैपिटल T की वैल्यू को निकालनी है। S और T हम कैलकुलेट करेंगे। तो S निकालने के लिए
जो स्पेसिंग है हमारा, स्पेसिंग को कैलकुलेट करने के लिए जो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी देख रखा था, S इज़ 0.7 V इंटू बी प्लस 6, राइट, 0.7 VB प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू को पुट किया 0.7 VB। VB जो है वो स्पीड ऑफ व्हीकल B है, तो स्पीड ऑफ व्हीकल B हमने यहाँ पे क्या देखा 11.1, तो 11.1 हमने यहाँ पे रख दिया प्लस 6। ये वैल्यू हमने यहाँ से स्पेसिंग निकाली, स्पेसिंग आ गई हमारी 13.8, राइट, 13.8 आ गई। अब हमने T निकालना है, तो जब हम कैपिटल T की वैल्यू को निकालेंगे, जो कि हमारा एक्चुअल ओवरटेकिंग करने में जितना भी टाइम लगा था उसको हमने कैपिटल T से निकाला था, और कैपिटल T जो है वो हमारा इक्वल होता है √4s/a के, राइट। S जो है वो हमारा वही स्पेसिंग है जो हमने अभी ऊपर निकाल रखा है फॉर्मूला 0.7 VB प्लस 6 से। तो S की वैल्यू है हमारी 13.8, और जो A है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 0.99। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस फॉर्मूले में T इज़ इक्वल टू √4s/a में S और A की वैल्यू को रखा, और उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू निकाल लिया। वैल्यू आ गई हमारी T की 7.47 सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली जो हमारा D2 वाला फॉर्मूला है VB इंटू कैपिटल T प्लस 2S, इसमें हम D2 की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो D2 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर जब D2 की वैल्यू निकाला है तो वो वैल्यू आ गई है हमारी 110.5। 110.5 हमारी D2 डिस्टेंस आ गई है, यानी कि जो एक्चुअल ओवरटेकिंग डिस्टेंस है जिसमें व्हीकल A ने व्हीकल B को ओवरटेक किया, वो आ गई हमारी 110.5। अब हम क्या करेंगे, D3 डिस्टेंस निकालेंगे, और D3 डिस्टेंस निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो कैपिटल V इंटू T। तो T जो है वो वही एक्चुअल टाइम है जो ओवरटेकिंग के दौरान लिया गया था व्हीकल A द्वारा व्हीकल B को ओवरटेक करने के लिए, एंड V इज़ वेलोसिटी, V इज़ स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम जो कैपिटल T की वैल्यू हमने 7.47 निकाला था, वो 7.47 हमने यहाँ पे रख दिया। अब ये जो V है वो व्हीकल B की नहीं है, वो इंडिपेंडेंट स्पीड है व्हीकल B की स्पीड, क्योंकि जो C है वो हमारा व्हीकल जो D3 डिस्टेंस है, अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में वो जो ऑपोजिट लेन से आ रही व्हीकल है उसका डिस्टेंस D3 है। जब हमारा एक्चुअल ओवरटेकिंग होता है तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही व्हीकल भी तो मूव कर रही है, वो रुकी तो है नहीं, तो जब वो मूव करेगा तो सामने से आ रही व्हीकल भी जो है वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा। तो उस डिस्टेंस को हमने D3 से डिनोट किया था, और जब D3 से डिनोट किए हैं तो वो आ गया आपका V इंटू T, और V की वैल्यू हमने क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में जो निकाली है वो 19.4 है, और जो कैपिटल T है वो 4.47 है, और ये जो हमारी टोटल वैल्यू आ गई वो 144.9 मीटर की आ गई, राइट, D3 की। अब जब हम OSD की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो OSD की वैल्यू को फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका है D1 प्लस D2 प्लस D3, D1 D2 एंड D3। अब हमने D1 D2 D3 निकाल लिया, और सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 278 मीटर, राइट। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोल रखा था कि हमें निकालनी है मिनिमम लेंथ ऑफ OSD, तो मिनिमम लेंथ ऑफ OSD निकालने के लिए हमने कुछ नहीं करना है, 3 OSD के बराबर ये आपका फॉर्मूला में होता है, हमें पता है ये कि 3 OSD के बराबर, तो 3 में हमने OSD जो वैल्यू निकाली है 278, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ OSD आ गया 834। और अगर हम डिज़ायरेबल लेंथ निकालेंगे तो डिज़ायरेबल लेंथ जो है हमारी 5 OSD के बराबर है, जो कि वैल्यू आ गई आपकी 1390 मीटर, ठीक है, 5 OSD के बराबर। तो ये हमारी मिनिमम और डिज़ायरेबल लेंथ आ गई, राइट। तो ये था हमारा OSD का क्वेश्चन। अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, और उनको हम जब भी हम सेट करते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, तो हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे जब हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को सेट करेंगे, डिज़ाइन स्पीड, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, टाइप ऑफ रोड एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। इन सब के बारे में इंडिपेंडेंटली हमको पढ़ना होगा कि क्या जब हम डिज़ाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, जब हम लोग जो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व का अलाइनमेंट होता है, तो जैसे कि सपोज़ अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल कर्व है ऐसा, ठीक है, और जब इस कर्व पे हम मूव करते हैं तो जब भी किसी रोड पे कोई घुमावदार रोड होती है तो हमें उसके रेडियस पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे जो व्हीकल की स्पीड होगी उस पर ध्यान देना होगा,
किस तरीके की रोड है और जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है उसकी लेंथ क्या है, उसमें कितना सुपर एलिवेशन दिया हुआ है हमने और कितनी एक्स्ट्रा वाइडनिंग दी है। क्योंकि जब भी कोई घुमावदार रोड होती है तो वहाँ पर हमको जो रोड की विड्थ होती है उसमें हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा विड्थ प्रोवाइड करना पड़ता है, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग बोलते हैं। सुपर एलिवेशन इज़ रेज ऑफ आउटर एज। जब भी आप देखोगे कि कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व होगा अगर, तो ये जो आपका आउटर एज होगा वो इनर एज के रिस्पेक्ट में कुछ उठा हुआ होगा। तो जो सुपर एलिवेशन होता है उसको हम बोलते हैं कि रेज ऑफ आउटर कर्व विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। तो इनर एज की रिस्पेक्ट में ये जो हमारा आउटर एज जो होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसी को हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं कि ओवरटर्निंग या फिर आप बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंपनसेट करने के लिए सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें उनको कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। ये जो हमारा टेबल है डिज़ाइन स्पीड के रिस्पेक्ट में, और उसमें हमने ये दिया हुआ है कि जो आपका क्रॉस स्लोप होगा वो कितना कितना होगा। तो सबसे पहले जो है वो टेरेन क्लासिफिकेशन है, किस तरीके का टेरेन होगा तो उस पर हमें कितना क्रॉस स्लोप देना है। तो अगर हमारा प्लेन टेरेन है तो प्लेन टेरेन के क्रॉस स्लोप जो है वो 0 to 10% के बीच में दे सकते हैं। रोलिंग है तो 10 to 25, माउंटेनियस है 25 to 60, स्टीप इज़ ग्रेटर देन 60% होगा, राइट। उसी तरीके से नीचे जो हमारा है कुछ रोड क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्लेन, रोलिंग एंड माउंटेनियस और स्टीप में हमें रूलिंग और मिनिमम रेडियस के बारे में दिया हुआ है कि स्पीड के हिसाब से हमें कितना कितना वैल्यूज़ जो है वो रखना है। ये जो चार्ट है वो एज़ पर IRC होता है, तो हमें इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन प्रोवाइडेड होते हैं उन क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज़ हैं और कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन होती हैं और क्या होता है। जो कुछ रिकमेंडेड डिज़ाइन स्पीड है, कई बार क्या होता है कि हमसे डिज़ाइन स्पीड जो है सीधे बोलता है कि रूरल रोड है या अर्बन रोड है, तो उसके हिसाब से हमको डिज़ाइन स्पीड कई बार अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको ये याद रखना होगा कि रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के लिए कितनी कितनी डिज़ाइन स्पीड होती है। तो हमको वो कभी कभार याद रखना पड़ सकता है, क्योंकि वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। अदरवाइज़ नॉर्मली क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर इवन वैल्यू जो होती हैं स्पीड की वो गिवन होती है, राइट। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है अगर आर्टीरियल रोड है, डिज़ाइन रिकमेंडेड जो IS पर IRC अर्बन रोड्स के लिए जो आर्टीरियल रोड होती हैं अर्बन रोड के अंतर्गत आती हैं और उनकी जो डिज़ाइन स्पीड है वो हम 80 kmph मान के चलते हैं। सब आर्टीरियल रोड के लिए 60 kmph, कलेक्टर्स के लिए स्ट्रीट रोड के लिए 50 kmph और लोकल स्ट्रीट के लिए 30 kmph, राइट। अब आते हैं हम हॉरिजॉन्टल कर्व पे। हॉरिजॉन्टल कर्व, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कर्व अगर हम देखें तो जब भी हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सपोज़ ये कोई एक हॉरिजॉन्टल कर्व है, तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, जो दो हमारी स्ट्रेट रोड होती हैं, इन दो स्ट्रेट को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक हम लोग सर्कुलर पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, ताकि दो स्ट्रेट रोड को जोड़ने के लिए जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व यूज़ होता है। पर जो ये हमारी घुमावदार रोड होती है, इस घुमावदार रोड पे होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमारा तेज़ी से एक्ट करता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा कि जर्क की प्रॉब्लम आएगी, और जर्क की प्रॉब्लम आने की वजह से या फिर हो सकता है कि ओवर टर्निंग की टेंडेंसी बने या फिर स्किडिंग की टेंडेंसी बने, व्हीकल जो है वो ओवरटेक कर लेता है। क्योंकि जो हमारा सर्कुलर पाथ होता है, तो हम जानते हैं कि सर्कुलर रोड पे होता क्या है कि टेंडेंसी होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी सर्कुलर बॉडी के। तो ये जो हमारे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, mv²/gr। mv²/gr ये हम जानते हैं, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है। तो ये जो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको कौन कंपनसेट करता है, जो इनर डायरेक्शन में जो हमारा लेटरल फ्रिक्शन होता है वो करता है उसको कंपनसेट, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम P से डिनोट करते हैं, और उस P से डिनोट करते हैं फॉर्मूला वही है जो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं फिजिक्स में, mv²/gr, वेयर m इज़ आपको व्हीकल का दिया होगा, जो भी वेट और मास दिया होगा, v इज़ स्पीड ऑफ व्हीकल, g हमको पता है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, एंड r इज़ रेडियस ऑफ कर्व। तो ये जो है वो हमें ऑलरेडी जो है क्वेश्चन में दिया होता है। कई बार आपको P = mv²/r या wv²/gr ऐसे दिया होगा। तो अगर हम चाहें तो हमें यहाँ पर हम एक कंडीशन निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है, सपोज़ अगर W
डब्लू वी स्क्वायर बाई जी इंटू आर, डब्लू वी स्क्वायर बाई जी इंटू आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अगर हम इस डब्लू के फैक्टर को अगर पी बाई डब्लू के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा वी स्क्वायर बाई जी आर, वी स्क्वायर बाई जी आर। ये जो हमारी कंडीशन बनती है पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में ही हम लोग ओवर टर्निंग स्किडिंग के फिनोमेना को स्टडी करते हैं, राइट। तो क्या हुआ है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वेशन को लिया है और यहाँ पे इसने पी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर का एक कंडीशन बनाया है। और इस जो रेशियो है हमारा पी बाई डब्ल्यू का, जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर। यही रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या फिर इम्पैक्ट फैक्टर, राइट। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी सर्कुलर कर्व पे चलोगे आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसको नेगोशिएट करने के लिए अब क्या होता है कि जो व्हीकल होती है अगर वो नेगोशिएट नहीं हुआ तो व्हीकल या तो ओवरटर्न करेगा या फिर वो क्या, अब ओवरटर्न करेगा तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ओवरटर्न करेगा, या फिर व्हीकल जो है वो लेटरली जो है वो स्किड करने लगता है। स्किड मतलब जो हमारा फिसलना होता है, नॉर्मली जो व्हीकल जो है वो स्किडिंग वाली जो फिनोमिना होती है। तो सपोज़ जैसे अगर ओवरटर्निंग इफेक्ट आता है तो वो कैसे आएगा, सपोज़ ये हमारी कोई व्हीकल है और ये व्हीकल का टायर है, ठीक है। अब जो व्हीकल का वेट है डब्लू वो नीचे की ओर लग रहा है और ये जो पी है हमारा वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। हमने क्या किया है, यहाँ पर मोमेंट को कंसीडर किया है, अब हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा व्हीकल का सेंटर है और सेंटर से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको हमने स्मॉल एच मान लिया है कि स्मॉल एच है, और जो सेंटर से लेके यहाँ टायर के सेंटर तक की डिस्टेंस है उसको b/2 से मान लिया है, राइट। तो अगर हम मोमेंट को कंसीडर करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, राइट। तो अगर हम क्लॉकवाइज मोमेंट लें तो मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स जो है वो हमारा स्मॉल कैपिटल पी है और डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल एच है तो ये डिस्टेंस भी स्मॉल एच होगी। हमने क्या माना है कि जो हमारा व्हीकल है, व्हीकल के सीजी से नीचे तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एच मान के चल रहे हैं, यानी कि स्मॉल पी कैपिटल पी इंटू स्मॉल एच। तो ये हमारा जो यहाँ पर बनेगा, एक बार आपको मैं दिखाती हूँ बना के, ये जो बनेगा हमारा P इंटू एच, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट P इंटू एच इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फोर्स क्या है, W, और क्योंकि अगर ये टोटल को हम B मान लें तो ये जो हमारा हाफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b/2, राइट। हाफ इज़ b/2, तो ये हो जाएगा हमारा W इंटू b/2। तो क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो जो यहाँ पर हमने P इंटू एच बराबर W इंटू b/2 लिया, तो जो P/W का रेशियो है जो कि हमने इसके पिछले पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या जो इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू है P/W इज इक्वल टू b/2h, ये इसके बराबर आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या है, P/W, अगर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू जो है वो b/2h के बराबर पहुंच जाती है तो वो जो हमारा सिचुएशन होगा वो डेंजर सिचुएशन होगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवर टर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी कि जो P/W का ये कंडीशन को हमें याद रखना है कि अगर P/W इज़ इक्वल्स टू समवेयर एट सम पॉइंट P/W इज इक्वल्स टू b/2h, देन दिस विल बी द डेंजर पोजिशन फॉर द व्हीकल ओवर टर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये हमारा ओवर टर्निंग इफेक्ट आ गया। स्किडिंग इफेक्ट को अगर हम देखें कि स्किडिंग कैसे होती है, तो स्किडिंग के लिए हम देख सकते हैं, स्किडिंग के लिए जैसा कि हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं कि जो हमारा लेटरल मूवमेंट होता है, लेटरल मूवमेंट को रजिस्ट करता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो आउटवर्ड डायरेक्शन आपका ये है और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमेशा एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा,
क्योंकि विदाउट लेटरल फ्रिक्शन ये पॉसिबल ही नहीं है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगे, तो उसको किसी भी फोर्स को कंपनसेट करने के लिए हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स हमेशा एक्ट करेगा, ताकि जो बैलेंस है उसको बनाया जा सके। तो स्किडिंग और ओवरटर्निंग को बचाने के लिए भी, ओवरटर्निंग जो है क्या होता है, उसमें गाड़ी जो है वो आउटर साइडर में पलट जाती है, तो वो मोमेंट के कारण पलटती है, मोमेंट का बैलेंस होता है वहाँ पे, इसलिए हमने वहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को कंसीडर किया था, क्योंकि ओवरटर्निंग में टर्निंग हो जाती है, राइट। अभी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स स्किडिंग पढ़ रहे हैं। ट्रांसवर्स स्किडिंग जो है वो हमारी होती है ड्यू टू जो हमारा लेटरल फ्रिक्शन होता है उनकी वजह से। तो सिंपली जो हमारा फ्रिक्शन F इंटू डब्ल्यू, हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं फ्रिक्शन की वैल्यू, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका, तो जो ये P है वो सिंपली F इंटू डब्ल्यू के बराबर, यानी कि ये जो P है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सीधा सीधा लेटरल फ्रिक्शन के बराबर है, विच इज़ F इंटू डब्ल्यू। तो F इंटू डब्ल्यू करके हमने यहाँ पर ओवर स्किडिंग जो है देख लिया है, राइट। अब आते हैं हम लोग सुपर एलिवेशन पे। तो व्हाट इज़ सुपर एलिवेशन? जैसा कि हमने बताया है आपको, जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे जो हम लोग स्लोप प्रोवाइड करते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वो भी आउटर एज पे। आउटर एज पे क्यों करते हैं हम ये प्रोवाइड? क्योंकि जो हमारा इनर एज पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, आउटर एज पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा होता है, उस इफ़ेक्ट को काउंटरएक्ट करने के लिए हम हमेशा जो है सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देखते हैं, मान लेते हैं कि ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व है, राइट। ये हॉरिजॉन्टल कर्व है और इस हॉरिजॉन्टल कर्व पे अगर व्हीकल हमारी इधर से मूव कर रही है तो ये हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया, और इस आउटवर्ड डायरेक्शन में हमारा लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है हमारा लेटरल फ्रिक्शन, क्योंकि अगर इस CF जो है, अगर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकेले लगेगा, तो जैसा कि हमने देखा था अभी इसके पहले कंडीशन पड़ी थी कि जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है अगर वो B/2H के बराबर हो जाता है, या फिर अगर इस फोर्स को कोई बैलेंस नहीं करेगा, तो ओवरटर्निंग या स्किडिंग की सिचुएशन बनेगी। तो इसलिए इनवर्ड डायरेक्शन में हमारा लेटरल फ्रिक्शन लगता है। लेकिन उसके साथ ही साथ क्या करते हैं, जो हमारा आउटर एज होता है उसको हम थोड़ा उठा के बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, ठीक है, थोड़ा सा राइज कर देते हैं। इसे राइज को हम लोग बोलते हैं सुपर एलिवेशन। और ये सुपर एलिवेशन हम लोग किस पर्पज़ से करते हैं? जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इफ़ेक्ट आ रहा होता है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए। तो जो हमारा स्किडिंग या फिर जो ओवरटर्निंग की सिचुएशन बनेगी उसको हम ख़त्म करने के लिए ही क्या करते हैं, सुपर एलिवेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये हमारा सुपर एलिवेशन हो गया। अब हम देखते हैं सुपर एलिवेशन को कैसे हम लोग जो है, फॉर्मूला होता है हमारा सुपर एलिवेशन का। तो जो हमारा मेन फार्मूला होता है सुपर एलिवेशन का, वो फार्मूला होता है ये E+F बराबर V²/127R, ठीक है। जो हमने इसके पहले इक्वेशन पढ़ा हुआ था, वेयर E इज़ जो है वो हमारा सुपर एलिवेशन है। यही सुपर एलिवेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। F जो है वो लेटरल फ्रिक्शन है, V इज़ स्पीड ऑफ व्हीकल है, R इज़ रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व है। तो ये इक्वेशन हमको बिल्कुल याद रखना है कि E+F बराबर V²/127R। ये हमें याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम क्या करें, कई बार आपको क्वेश्चन में बोलता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके सुपर एलिवेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में कंडीशंस के साथ देता है कि इफ़ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज़ प्रोवाइडेड, और कभी आपको बोलेगा कि इफ़ फ्रिक्शन इज़ नेग्लेक्टेड। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर वो बोलता है कि फुल लेटरल फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फुल लेटरल फ्रिक्शन, पहली बात तो जो हमारी लेटरल फ्रिक्शन होती है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 0.15, राइट। इसको याद रखना है हमें, 0.15 लेटरल फ्रिक्शन हमेशा फिक्स वैल्यू होती है। और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होती है, जो कि हम लोग SSD में कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू होती है 0.35। तो ऐसा ना करें कि कभी यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन को लेते आएँ और 0.35 वैल्यू रख दें, बिल्कुल भी नहीं करना है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको काउंटरएक्ट कौन करता है, लेटरल फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगा है हमारा वो लेटरल है, और लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है E+F बराबर V²/127R, ये जो फार्मूला है वो कैलकुलेशन ऑफ सुपर एलिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूला डिराइव हुआ है, इसको याद रखना है। अगर बोलता है कि हमारा फ्रिक्शन जो है वो नेग्लेक्टेड है, फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे तो यानी कि फ्रिक्शन जो है वो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया मतलब फ्रिक्शन ज़ीरो हो गया।
तो हम इसी इक्वेशन में अगर f बराबर 0 रख दें तो e की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, v²/127r। तो ये हमें e की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अगर हमसे यही क्वेश्चन में बोलता कि इफ़ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज़ प्रोवाइडेड, तो फुल लेटरल फ्रिक्शन बोलेगा तो हम f की वैल्यू को कितना रखेंगे, 0.15। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कंडीशंस के साथ पूछता है, ठीक है। ओके, अब हम एक और कंडीशन पढ़ेंगे। क्या होता है कई बार जो हमारी e की वैल्यू होती है सुपर एलिवेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम देते हैं 0.07। आप खुद सोचो कि सुपर एलिवेशन हमने क्या बताया, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को रेस करना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल e से। ये हमारा इनर एज है और ये हमारा आउटर एज है। अगर हम बहुत ज़्यादा राइज़ कर देंगे तो हमारा व्हीकल्स के लिए डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, वो व्हीकल जो है वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील करेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हम राइज़ करते हैं तो व्हीकल जो है वो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है उसको काउंटरैक्ट कर लेता है, उससे वो बच जाता है। तो हम जो e की मैक्सिमम वैल्यू देंगे वो 0.07 देंगे, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं देंगे। तो इन केस अगर हमने कैलकुलेट किया और e की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ गई, सपोज़ अगर e की वैल्यू ज़्यादा आ गई, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, जब हमसे बोलता है कि आप सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करो कि क्या होगी सुपर एलिवेशन की वैल्यू, तो हम e की वैल्यू को सबसे पहले क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में रख के फाइंड आउट करेंगे। जब e की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे और e की वैल्यू हमारी 0.07 से अगर कम आती है देन इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आपकी e की वैल्यू अगर 0.07 से ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है या फिर 0.07 के बराबर आ रही है, बट इन केस अगर आपकी e की वैल्यू जो है वो 0.07 से ज़्यादा आ रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हम वैल्यू चेक करेंगे f के लिए। और फिर जब हम f के लिए वैल्यू चेक करेंगे तो f की वैल्यू हमें पता है लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, मान लीजिए हमारी e की वैल्यू आ गई, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे। सपोज़ अगर e की वैल्यू आ गई 0.08, ठीक है। अगर स्टेप 1 में e की वैल्यू 0.08 आ गई तो हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे और f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 0.08 लेके कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा हम 0.07 लेके कैलकुलेट करेंगे। अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो, अगर वैल्यू कम आएगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू होगी, जो भी कम वैल्यू होगी, सपोज़ अगर 0.04 आ रही है तो 0.04 रख के f की वैल्यू को फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनकेस वैल्यू ज़्यादा आ गई तो जहाँ पर अगर सुपर एलिवेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, या लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो हमारी ज़्यादा हो गई, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जो हमारी अलाउएबल स्पीड होगी वो अलाउएबल स्पीड की वैल्यू निकालते हैं। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब अगर सपोज़ इन केस अगर ज़्यादा हो जाती है वैल्यू e और f की, तो हम e की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो f की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और f की वैल्यू भी अगर ज़्यादा आ गई तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर अलाउएबल स्पीड निकालेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल कर्व है और इसका रेडियस है 100 मीटर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व है, उसका रेडियस है 100 मीटर, यानी कि r की वैल्यू हमें सीधे सीधे 100 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन में साथ ही हमें बोल रखा है कि डिज़ाइन स्पीड है हमारा 50 kmph, डिज़ाइन स्पीड इज़ 50 kmph, और कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है हमारा 0.15। तीन वैल्यूज़ हमें दे रखी है। अब हमसे 1 बाय 1 पार्ट ए में पूछ रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है सुपर एलिवेशन की वैल्यू इफ़ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज़ प्रोवाइडेड। देखिए अभी पहले ही में इसने बोल दिया है कि फुल लेटरल फ्रिक्शन प्रोवाइडेड है और हमें सुपर एलिवेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है इन कंडीशन 1, इन पार्ट 1। पार्ट 2 में बोल रहा है कि कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड, हमें स्मॉल f की वैल्यू पूछ रहा है। पार्ट 2 में पूछ रहा है कि हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज़ प्रोवाइडेड। अगर हमें कोई सुपर एलिवेशन नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में f की वैल्यू क्या होगी। पार्ट सी में पूछ रहा है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इफ़ प्रेशर ऑन इनर एंड आउटर व्हील शुड बी इक्वल। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालनी है अगर हमारा जो प्रेशर है इनर और आउटर व्हील पे, अगर दोनों पे सेम हो अगर प्रेशर, तो हमारा इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रखा है। तो चलिए हम 1 बाय 1 वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो हमसे बोल रखा है कि कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड फॉर फुल लेटरल फ्रिक्शन। सिंपली बोल रखा है कि फुल लेटरल फ्रिक्शन, तो फुल लेटरल फ्रिक्शन यानी कि f की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0.15। हमको सोचना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि फुल लेटरल फ्रिक्शन। तो अब सबसे पहले तो हमारे पास फॉर्मूले को मैं देखना है, फॉर्मूला क्या है। कैलकुलेट करने के लिए बोला है सुपर एलिवेशन, तो E + F बराबर v²/127r। इसमें भी कुछ नहीं सोचना है, यही है ही सुपर एलिवेशन को निकालने का फॉर्मूला।
इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करने का, नॉट फॉर डिज़ाइन, इट्स फॉर कैलकुलेशन। अगर आपसे बोलता है कि क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन, हमेशा हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हाँ, अगर बोलेगा डिज़ाइन, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि डिज़ाइन कैसे करना है। अगर बोलता है कि आप सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करिए तो उसके लिए थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बोल रहा है कि अगर फुल लेटरल फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं तो हमको आप ई की वैल्यू को बताइए। तो हमने फुल लेटरल फ्रिक्शन, अब हमने फार्मूला लिखा सबसे पहले, फार्मूला ई प्लस एफ बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 है, जहाँ पे हमें फ्रिक्शन की वैल्यू देनी है 0.15 और हमें ई की वैल्यू को निकाल लेना है। तो ई की वैल्यू हमने जब एफ बराबर 0.15 दिया तो हमने यहाँ पर एफ़ की वैल्यू 0.15 ले लिया है। वी जो है हमारी यहाँ पर वेलोसिटी इन kmph है, वेलोसिटी हमको क्वेश्चन में स्पीड जो है वो 50 kmph दी हुई है और आर जो है वो हमको 100 मीटर का दिया हुआ है। हमने सारी वैल्यूज़ रखी और हमने यहाँ पर ई की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया हमने जब, तो ई की वैल्यू आ गई 0.047। तो हमने बोला क्या था कि 0.07 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 0.07 से कम है, तो दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन। ई की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई 0.047, राइट। अब हमसे पार्ट बी में बोल रखा था कि हमें एफ़ की वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज़ प्रोवाइडेड। तो हमसे बोल रखा है कि हमें सुपर एलिवेशन की वैल्यू दी ही नहीं है, कोई सुपर एलिवेशन उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे हमको दिया ही नहीं हुआ है और हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, फ्रिक्शन की। तो ई की वैल्यू क्या हो गई उस कंडीशन में, ज़ीरो, क्योंकि बोल रहा है नो सुपर एलिवेशन मीन्स ई इज़ ज़ीरो। एफ़ की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है विच इज़ लेटरल फ्रिक्शन है, ये तो हमसे पूछ ही रहा है कि आप फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए। फॉर्मूला इज सेम, ई प्लस ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 है। कंडीशन चेंज हो गई है, ई की वैल्यू नो सुपर एलिवेशन के कंडीशन में ई इज़ ज़ीरो और एफ़ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी और आर हमें पता है, हमने यहाँ पे एफ़ की वैल्यू निकाल ली 0.197, राइट, हमने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन हमने क्या देखा था कि एफ़ की वैल्यू जो है वो 0.15 से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में भले हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ तो गई 0.197, लेकिन वो किस केस में आई है, अगर सुपर एलिवेशन नहीं है तो, ठीक है। और थर्ड में बोल रहा है कि अगर इनर और आउटर दोनों टायर पे इक्वल प्रेशर हो तो सुपर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालिए। तो अब दोनों प्रेशर अगर इक्वल हो, फॉर्मूला हमारे पास है ई बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127 आर और हमने यहाँ से निकाल लिया, तो हमारा यहाँ के लिए भी सुपर एलिवेशन आ गया 0.197, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन उसके हिसाब से। लेकिन हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हमसे बोलेगा कि कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन या फिर बोलता है डिज़ाइन दी वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन, तो ये दोनों बहुत ही अलग फिनोमिना है, बहुत ही अलग फिनोमिना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें ये फॉर्मूले को यूज़ करना है। लेकिन जब हमसे ये बोलेगा कि डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन में हम लोग क्या लेते हैं, जब हमें सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करना होता है तो जो भी हमारे डिज़ाइन स्पीड होती है उसका 75% लेके हम लोग सुपर एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन का क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहले अगर स्टेप्स के बारे में देखते हैं तो स्टेप वन क्या बोलता है, हमने अभी आपको क्या बोला कि जब हम डिज़ाइन करेंगे सुपर एलिवेशन को तो 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड लेके चलेंगे। जैसे अगर आपसे बोल दिया कि डिज़ाइन स्पीड इज़ 80 kmph, तो जब हम एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे तो 80 kmph का 75% लेंगे, राइट। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये जो हमने कैलकुलेशन, हमने एक फार्मूला ही बना दिया कि हमें कोई इसमें बार बार 75% को कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ई बराबर वी, हमने क्या पढ़ा था, वी स्क्वायर बाई जी आर, जब हम पढ़ रहे थे तो एलिवेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई जी आर, हमने जो मीटर पर सेकंड के रिस्पेक्ट में पढ़ा था। तो इसको जब हम 75% लेते हैं तो 75% लेने के लिए हमने क्या किया, 0.75 वी, राइट, इसका v का 75%। तो v का अगर आप 75% लोगे तो v इंटू 75/100 विच इज़ इक्वल टू 0.75 v, ठीक है। v स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अपॉन g इंटू आर, ये हमने ये वैल्यू यहाँ पर सुपर एलिवेशन की ले ली। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। तो ई की जो वैल्यू आ गई, ई का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया ई बराबर वी स्क्वायर बराबर 225 आर, राइट। अब स्टेप 2 की तरफ आते हैं, देखते हैं कि स्टेप 2 में क्या करना है। तो स्टेप 2 में जब हमने यहाँ से स्टेप 1 से जो ई की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, अगर ये ई की वैल्यू
अगर 0.07 से कम आ गई तो जो भी ई की वैल्यू आएगी, सपोज़ अगर वैल्यू आ गया 0.04, तो ठीक है, ओके होगा वो सिचुएशन। जितनी भी वैल्यू आएगी हम वही वैल्यू दे देंगे। लेकिन अगर वो वैल्यू जो है वो 0.07 को एक्सीड करेगा, इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन 0.07, तो फिर हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू जो ई मैक्स है, अगर सपोज़ हमारी ई की वैल्यू स्टेप 1 से आ गई आगे सपोज़ 0.097, तो ये जो है वो 0.07 से ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में इस वैल्यू को हम कभी नहीं लेंगे, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को लेंगे विच इज़ 0.07। ठीक है, तो ये हमारी ई की वैल्यू हो गई, 0.07 लेंगे और फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ये हमने स्टेप 2 से क्या किया, ई की वैल्यू को कंफर्म कर लिया। अब स्टेप 3 की ओर जाएंगे। स्टेप 3 की ओर जाएंगे अगर, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में एफ़ की वैल्यू को निकालेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, ई प्लस एफ बराबर v² अपॉन 127r। ठीक है, अब क्योंकि हमने ई की वैल्यू जो निकाली थी वो ज़्यादा आ गई, अब स्टेप 1 में क्या था, कम था, तो कम आया तो हमें आगे के लिए देखना ही नहीं है। लेकिन अगर जो ई की वैल्यू है वो ज़्यादा आ गई, तो हम अब क्या करेंगे, फ्रिक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे कि अगर ई की वैल्यू अगर इतनी है तो हमें कितना फ्रिक्शन देना है वहाँ पे। तो ई की वैल्यू अब क्योंकि ज़्यादा आ गई है तो हमें वैल्यू 0.07 ही लेके चलना है, राइट। 0.07 लेंगे, एफ़ की वैल्यू को क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे एफ़ की वैल्यू। ठीक है, और एफ़ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ई की वैल्यू जो है वहाँ पर हम रखेंगे 0.07 और एफ़ की वैल्यू को इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा एफ़ का फॉर्मूला आया है, एफ़ का फॉर्मूला आया है v² अपॉन 127r, और माइनस जो हमारी ई की वैल्यू है 0.07 वो हमने ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने ले लिया। ठीक, अब इसके लिए जो हमने अगर एफ़ की वैल्यू निकाली है, एफ़ की वैल्यू अगर हम इससे निकालेंगे और वैल्यू हमारी 0.15 से कम आएगी, तो यानी कि ई बराबर 0.07 पे हमने एफ़ की वैल्यू निकाली थी, तो वो हमारा ओके होगा। ठीक है, लेकिन अगर एफ़ की वैल्यू जो है अब स्टेप 3 में भी वो 0.15 से ज़्यादा आ जा रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर वहाँ की डिज़ाइन स्पीड 80 है तो हमें उस स्पीड को घटा के एक लिमिट पे लाना होगा, ऐसी लिमिट पे जहाँ पे वो सुपर एलिवेशन और फ्रिक्शन को कंपनसेट कर सके, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 की ओर बढ़ेंगे, और स्टेप 4 की ओर जब हम बढ़ेंगे फॉर्मूला उसी को यूज़ करेंगे, ई प्लस एफ बराबर v² बाई 127r। लेकिन ये जो v होगा यहाँ पे इसको हम va से डिनोट करते हैं, और ये जो v होता है यही हमारा अलाउेबल स्पीड होता है। यहाँ पे जो हमारी ई की वैल्यू है, क्योंकि वो हमारी फिक्स हो गई है, ज़्यादा आ रही थी, एक्सीड कर रही थी, तो हमने 0.07 ले लिया। एफ़ की वैल्यू है 0.15 से ज़्यादा नहीं दे सकते, वो भी एक्सीड कर गई, हमने 0.15 दे दिया। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, रेडियस तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा वो ऑलरेडी, उसको तो हम घटा बढ़ा सकते नहीं हैं। किसको घटा बढ़ा सकते हैं, स्पीड को। तो हम वी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और जब वी की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो वी का जो फॉर्मूला है वो √27.94r के बराबर आ जाएगी, और ये हम अलाउेबल स्पीड को यहाँ से निकाल लेंगे जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उससे, और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर अलाउेबल स्पीड की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन है, डिज़ाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर दी हॉरिजॉन्टल, ये सुपर एलिवेशन है। डिज़ाइन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर दी हॉरिजॉन्टल हाईवे कर्व ऑफ रेडियस 500 एंड स्पीड 100 kmph। ई की वैल्यू हमें निकालने को बोल रहा है, डिज़ाइन करना है हमें। अगर हमें कर्व जो का रेडियस जो है वो 500 मीटर दिया हुआ है, और जो स्पीड है वो 100 kmph दिया हुआ है। हमें दो वैल्यू आर और वी की दी हुई है, और ई की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब इसका सल्यूशन देखते हैं कि सल्यूशन क्या है। तो आ जाते हैं सल्यूशन पे। सबसे पहले हमने क्या किया है, ई की वैल्यू को कैलकुलेट किया। तो ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला है ई बराबर v² अपॉन 225r। ठीक है, ये तो हमने स्टेप 1 में ही डिज़ाइनिंग में पढ़ लिया था कि ई के लिए हम v² अपॉन 225r लगाएंगे। तो v की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन में 100 दे रखी है, और r की वैल्यू जो है वो 500 ऑलरेडी दे रखी है। हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया और वैल्यू हम रखे। वैल्यू आ गई हमारी सुपर एलिवेशन की 0.089 हमारी वैल्यू आ गई। अब हम जैसा कि देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0.07, और ये जो वैल्यू है वो 0.07 से ज़्यादा है। तो अगर ये वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब है कि हमें स्टेप 2 की ओर मूव करना पड़ेगा, स्टेप 1 को यहीं पे क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर हमारी वैल्यू जो होती है अगर 0.07 से कम होती, तो हम क्या करते,
जो कम आती वही सुपर एलिवेशन मान लेते हैं, हमें आगे के लिए डिज़ाइन नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या हुआ है, हमारी वैल्यू एक्सीड होने की वजह से हमारी ई की जो वैल्यू है वो एक्सीड हो गई है 0.07 से। तो अब हम स्टेप 2 की ओर मूव करेंगे, और स्टेप 2 की ओर जब मूव करेंगे तो हम एफ़ की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन जो हम सुपर एलिवेशन की वैल्यू रखेंगे वो सुपर एलिवेशन की वैल्यू 0.08 नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि हम ई की वैल्यू निकालें और हम यही रख दें, क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आप ई की वैल्यू जो है 0.089 रख के निकालोगे तो ये जो हमारी वैल्यू होगी वो सिंपली वो जो वैल्यू होगी वो ई बराबर 0.089 के लिए फ्रिक्शन कैलकुलेट करेगा, ना कि 0.07 पे। जबकि हम मैक्सिमम दे तो 0.07 ही सकते हैं। इसलिए अब हम ई की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो एफ़ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ई की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.07, राइट। तो ई की वैल्यू हमने 0.07 रख दिया और एफ़ की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। फॉर्मूला हमें वही यूज़ करना है, ई प्लस एफ बराबर v²/127r। और ई की वैल्यू 0.07 रख दिया हमने, एफ़ की वैल्यू हमने रख दिया जो हमें निकालनी है, वी की वैल्यू क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, आर हमें 500 दिया। यहाँ पे हमने क्या की, एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट की, और एफ़ की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई 0.087। तो हम जानते हैं कि एफ़ के लिए जो लिमिटेशन है वो 0.15 है लेटरल फ्रिक्शन। कभी भी 0.15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे कम या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो उससे कम और उसके बराबर अगर हो सकता है तो ये जो हमारी वैल्यू आई है वो 0.15 से कम आई है, यानी कि जो हमारा डिज़ाइन है वो सेफ़ है। डिज़ाइन जो है वो सेफ़ है। अगर ई की वैल्यू हम 0.07 देंगे तो एफ़ की जो वैल्यू है 0.087 आ रही है, विच इज़ अंडर द लिमिटेशन। तो ये हमारा जो एफ़ की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो बिल्कुल भी सही है, राइट। अगर हमारी ये एफ़ की वैल्यू क्रॉस कर जाती तो हम क्या करते हैं, अगर एफ़ की वैल्यू क्रॉस कर जाती तो फिर हम स्टेप 4 की ओर मूव करते हैं। और स्टेप 4 में क्या बोल रखा था कि अलाउएबल स्पीड निकालनी है, तो हमें वहाँ पे क्या वी की वैल्यू को निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एफ़ और ई की वैल्यू जो है वो हमारे लिए फ़िक्स है। ई 0.07 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एफ़ 0.15 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो फ़िक्स हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारी आर है, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, वो भी जो हमें दिया रहेगा वो भी फिक्स होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार हमने रोड कंस्ट्रक्ट कर दी तो बार बार हम उसका रेडियस चेंज करते रहेंगे, तो रेडियस तो हम बिल्कुल नहीं छेड़छाड़ कर सकते। तो आर की वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट होगी। तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे इक्वेशन में बच क्या रहा है, वी को ही, जो हमारी व्हीकल की स्पीड है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो वही हमारी अलाउएबल स्पीड को हम, अगर हमारी एफ़ और ई दोनों एक्सीड हो जाता तो हम यहाँ पर अलाउएबल स्पीड निकालते हैं। और जब हम अलाउएबल स्पीड निकालते हैं तो क्वेश्चन में हमें, जो क्वेश्चन में वेलोसिटी या स्पीड जो दे रखी है वो 100 kmph के अराउंड दे रखा है। तो हमारी जो अलाउएबल स्पीड आती वो कुछ रिस्ट्रिक्ट होके आती, वो हमेशा लेस देन 100 kmph आती। कोई भी वैल्यू आ सकती थी 100 kmph से, लेकिन हमेशा कम आती। तो अगर हमारे ई और एफ़ एक्सीड करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, एफ़ की जो हमारी वी की वैल्यू होगी, स्पीड ऑफ व्हीकल होगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे स्पीड को, और फिर हम देखेंगे कि कितनी स्पीड आ रही है। अगर वो लेस देन 100 आएगी, सपोज़ आपके लिए क्रॉस है, क्रॉस चेक करने के लिए आप समझ लो इसको, जो हमारी अलाउबल स्पीड आती है वो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड होती और वो हमारी 100 kmph से हमेशा कम होती, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन, एंड I hope this video will help you to understand the various topic regarding the geometric design of the pavement. Thank you so much for watching this video.